नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। आज आपके सामने लाई हूँ नीता सोलंकी जी को, जो कि हैं एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एम आई राइट? यस मैम। तो यू आर मोर देन वेलकम हियर नीता जी। आप यहाँ पे बहुत वेलकम है। एंड मैं चाहूँगी कि आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं मैम का थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। बहुत थैंक यू। और कनेक्ट का भी, क्योंकि भावनगर में कनेक्ट की वजह से बहुत बहनें आगे आई हैं। तो नायिका जी और यहाँ पे सपना जी का भी मैं नाम लूँगी। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीता यादव सोलंकी, मैं सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं 1993 से ये मेंटल हेल्थ के सेक्शन में काम कर रही हूँ। अभी मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2-1 घंटा जाती हूँ, बाकी मेरा क्लिनिक है। और मैं चाहती हूँ कि सबका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे और उसमें मैं अपना पूरा योगदान दूँ। ओके, आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की नीता जी? मैम, सबसे पहले मैंने 11th-12th कॉमर्स में की थी, तब मुझे सीए बनना था। और हाँ, मुझे पता नहीं था सीए कैसे बना जाता है। तो फिर मेरा एडमिशन हुआ, तो तब तक वो सब सीट चली गई थी और मुझे आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। और वहाँ पे जो मेरे प्रोफेसर थे वो बहुत ही अच्छे थे, डॉक्टर सरवैया सर। और वो जो काउंसलिंग वगैरह करते थे, तो मुझे लगा कि मैं कहीं इसी में तो नहीं हूँ। और जाते जाते मुझे लगा कि हाँ, यही फील्ड मेरे लिए है, क्योंकि मैं भी थोड़ी अंडरस्टैंड वाली हूँ और मुझे किसी का काम करना बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने वो फील्ड चूज़ किया। उसके बाद जैसे मैं स्कूल में, पहले मैं स्कूल में काम करती थी, तो स्कूल में बच्चों का प्रॉब्लम था, पेरेंट्स का प्रॉब्लम था, तो प्रिंसिपल वैसे ही आके बोलते थे, नीता बहन सॉल्व करो ना। तो मुझे लगा कि अरे यार, यही तो मेरी एबिलिटी है। फिर उसके बाद मैंने उसी में डबल ग्रेजुएशन, मास्टर, और फिर मैंने हिप्नोथेरेपी का और क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिप्लोमा किया। और फिर मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया। आपको हिप्नोथेरेपी आती है? हाँ, मुझे हिप्नोथेरेपी भी आती है। मतलब किसी को भी आप हिप्नोटाइज कर सकते हो? ये क्लिनिकल हिप्नोटिज्म है। वो तो क्या होता है? क्लिनिकल हिप्नोटिज्म में सामने वाला अगर बंदा चाहे और वो चाहे कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है, वो पर्टिकुलर फील्ड देखा जाता है उसकी हिस्ट्री लेने के बाद, वही चीज़ों में उसका हिप्नोथेरेपी करके वही चीज़ उसमें से, उसकी पर्सनालिटी से में निकाली जाती है, रीप्रोग्राम किया जाता है। तो इसी तरीके से जो फील्ड में काम करना है, बात करके करते हैं। वैसे जैसे जादू वाला होता है, वो नहीं है ऐसे। मतलब आप उनको सुला नहीं देते हैं? ना, वो नहीं होता है, सुलाना वाला नहीं होता है। अगर हिप्नोथेरेपी करते हैं तो सामने वाले को पता होता है कि क्या चल रहा है और क्या किया है। उसके बाद भी वो घर जाके अपने आप में हम उसको सिखाते हैं कि इतना करो, तो सेल्फ हिप्नोटिज्म करके वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सेल्फ हिप्नोटिज्म इज समथिंग लाइक अफर्मेशंस, लाइक दिस, बट इट इज़ अ प्रोसेस। उसमें लंबी प्रोसेस होती है, स्टेप बाई स्टेप करना होता है, और बहुत ही अच्छी है। अगर सब लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ हिप्नोटिज्म? सेल्फ हिप्नोटिज्म में सबसे पहले तो हमें अपने आप को रिलैक्स करना है, और फिर उसमें जाके हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा रूट कोज क्या है। तो वो एक्सपर्ट के बगैर होगा नहीं। तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना होगा कि कहाँ से मेरा प्रॉब्लम शुरू हुआ है, और वही जहाँ पे प्रॉब्लम शुरू है वहाँ जाके उसको रीप्रोग्राम करना है, और वही अगर सिखाए तो उसमें बहुत अच्छा होता है। तो लाइक अफर्मेशन भी होता है, विजुअलाइजेशन भी होता है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है हिप्नोथेरेपी में। ओके, फैंटास्टिक। अभी आप जो साइकोलॉजी पे करते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी, आपको लोग पागलों का डॉक्टर नहीं बोलते? हाँ, सही है। सब मानते भी है पागलों का डॉक्टर। उसको लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, कहीं जाना है, तो बोल देते हैं कि नहीं, मुझे पागल, मैं पागल थोड़ी हूँ। ये टैबू है अभी तो, क्योंकि जाना ही नहीं क्लिनिक, डॉक्टर के पास भी जाना नहीं, और दवाई तो लेनी ही नहीं है। दवाई के लिए भी कुछ है कि अगर मैंने शुरू किया तो मुझे लाइफ टाइम चलेगी ये दवाई, अब मेरी बंद ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमें साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में एक फ़र्क है। साइकेट्रिस्ट हैं वो मेडिसिन देते हैं, साइकोलॉजिस्ट है वो थेरापी करते हैं। अच्छा। हाँ, तो साइकेट्रिस्ट है वो MBBS एंड देन MD या डिप्लोमा इन साइकेट्री किया हुआ है, वो
दवाई देते हैं, कुछ कुछ डॉक्टर जिसके पास टाइम होता है वो थोड़ा सा काउंसलिंग कर देते हैं, लेकिन साइकोथेरापिस्ट है वो पूरा थेरापी पे फोकस करते हैं, वो रूट कोज ढूंढते हैं। उसके बाद बहुत सारी थेरापीज है, बहुत सारी, REBT, CBT, हिप्नोथेरापी, EFT एंड बहुत सारी, इसका तो बहुत बड़ा लिस्ट है। तो जो बंदा है उसके हिसाब से उसकी थेरापी चूज़ करते हैं और उसके हिसाब से उसका काम करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट है वो पर्टिकुलर थेरापी पे ही काम करते हैं, वो दवाई नहीं देते हैं। और कुछ छोटी छोटी चीज़ होती है उसमें भी थेरापी से काम चल जाता है। जैसे कि बच्चा है, उसको लगा कि मुझे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है तो उसमें थेरापी करनी चाहिए। कोई लेडी है जिसको लग रहा है कि कोई गेस्ट आ गए, मेरे पेट में हर टाइम गेस्ट आते हैं, मुझे पेट में गड़बड़ होती है, तो वो भी एक स्ट्रेस है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ है, तो उस पे भी काम करते हैं, उस पे भी अगर साइकोथेरापी होती है तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अच्छी तरीके से उसकी पर्सनालिटी से निकल जाती हैं। जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके पास आई, मान लीजिए मुझे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, मैं आपके पास आई, तो आपको कितना टाइम लगता है इसको ठीक करवाने में? डिपेंड्स, आपका रूट कोज कहाँ से शुरू हुआ है। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब से शुरू हुआ है, आप जब स्कूल गई तब से मुझे है? नहीं पता। हाँ, तो वो आपको नहीं देखना है, वो हम ही देखेंगे। उसके लिए कुछ टेस्टिंग भी अप्लाई की जाती है। बच्चा है तो हाँ, ना ब्लड टेस्ट नहीं है, वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, वो असेसमेंट बोलते हैं उसको, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। बहुत सारी हैं, जैसे CAT है, TAT है, रोशा है, फिर बहुत टेस्ट का भी बहुत लंबा लिस्ट है। अच्छा। तो वो सब टेस्ट हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि रूट कोज कहाँ है। कहीं किसी को नहीं बताना आता या फिर पता ही नहीं, जैसे बच्चा है वो तो बताएगा ही नहीं ना मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, तो उस पर हम अगर कोई टेस्ट अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से वो बताते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। मतलब वो स्टोरी वाला है तो स्टोरी में वो सब बता देता है कि ये हुआ है, तो फिर वहाँ से उसका थेरापी और काउंसलिंग शुरू होता है। थेरापी काउंसलिंग वो भी दोनों अलग अलग है। तो क्या जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो काफ़ी सारे टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट और एक्सरे और पता नहीं सोनोग्राफी और सब कुछ, और हर टेस्ट का अलग से चार्ज लेते हैं। आप भी हर टेस्ट का अलग से चार्ज लेते हो? सब टेस्ट का अलग चार्ज नहीं होता है, लेकिन वो चार्ज है, वो फॉर्म है कि इतना ये टेस्ट करनी है तो इसका इतना चार्ज होता है। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, ब्लड लिया और हो गया, एक्सरे में आपको खड़े रख दिए और कर दिया। हमारे में क्या होता है, जैसे एक रोशा टेस्ट है, उसमें डायग्नोस्टिक पर्पस से हम उसको करते हैं कि इस बंदे को साइकियाट्री डिसऑर्डर कौन सा है, तो वो टेस्ट करने में ही 1 घंटा लगता है। उसके साथ हिस्ट्री लेना है, फिर अप्लाई करना है, वो उसका कार्ड वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या दिखता है, फिर उसके हिसाब से उसका एनालिसिस भी होता है, तो 1 घंटा समथिंग लग जाता है। तो उसके हिसाब से जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है उसके हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं, सब अपने अपने अलग लगाते हैं। और मैं तो गवर्नमेंट में फ्री करती हूँ, अपने वहाँ पे लेती हूँ चार्ज। ऐसा नहीं लगता आपको कई बार किसी की प्रॉब्लम से समझ के तू अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठी है, उसको छोड़ दे तो तू ठीक हो जाए, और ऐसा मन नहीं करता चाटा मार के इसको ठीक कर दे? सबको लगता है कि मैं कैसे ठीक हो जाऊँ। जैसे एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, OCD बोलते हैं, तो वो आता है तो बोलते हैं मुझे यहाँ से ठीक कर दो ना यार। ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे मगज से निकाल के रख दो, ये निकाल दो ना मेरा मगज, ये थॉट चल रहा है, मेरे से हाथ धोना ही पड़ता है, मुझे यहाँ पे छूना ही पड़ता है। तो OCD वाली चीज़ें वहाँ पे सब लोग आते बोलते हैं, OCD वाले ज़्यादा बोलते हैं। तो वो चीज़ें पकड़ के रखते हैं, क्यों पकड़ के रखते हैं और किस ऐसे इसको कैसे सॉल्व करनी है, वही तो थेरापी है। नहीं, लेकिन तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते उनकी प्रॉब्लम्स देख के कि ज़बरदस्ती पकड़ के बैठे हैं? नहीं, क्योंकि पता है कि वो ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं बैठे हैं। हमें लगता है कि नहीं, इसको हमारी ही ज़रूरत है, क्योंकि उसको कोई तो समझता नहीं है, हम ही तो है कि उसने क्यों पकड़ा है वो हम समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट को गुस्सा नहीं आता? मुझे नहीं आता। आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं। कैसे विजय पाया आपने अपने गुस्से पे? वो भी एक कंडीशनिंग होती है। जैसे मुझे लगा कि इसको पता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो जो कर रहा है ना उसका कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई रीज़न के बगैर कोई भी काम नहीं होता है। तो जो बंदा गुस्सा कर रहा है ना उसका भी रीज़न है, तो हम उस गुस्से के रीज़न को समझते हैं। मैं पर्टिकुलर कि मैं देखती हूँ कि ये बंदा क्यों गुस्सा कर रहा है, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है।
जैसे आपको कोई चीट करके चला जाए या आपको कोई बेवकूफ़ बना के चला जाए तो आपको गुस्सा नहीं आता? वैसे तो कोई चीट नहीं कर सकता, लेकिन चीट करता है तब भी उसमें कुछ उसकी पर्सनालिटी का प्रॉब्लम होता है। वो भी अगर वो चाहे तो उसने मुझे चीट किया है तो मैं उसका थेरापी करके वो सब उसकी पर्सनालिटी निकाल सकती हूँ। मेरी तरफ इशारा मत करो, मैंने नहीं चीट किया। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप को चीटर में भी ऐसा लगता है अपना पेशेंट दिखता है? हाँ, सब में दिखता है। जब जिसको चाहिए अपनी पर्सनालिटी चेंज करना, सब अपनी पर्सनालिटी चेंज करने के लिए नीता यादव के पास ऑफलाइन ऑनलाइन आ सकता है। आई कैन इट। हाँ, तूने चीटिंग की, इसका मतलब तेरे में पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो तू इलाज करवा ले भाई, तेरे को इलाज की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ होगा उसका भी, चीटिंग करने में भी उसका पास्ट रहा होगा, वैसे ही नहीं किया है उसने। ये चीटिंग वाली पर्सनालिटी भी क्यों क्रिएट की, वो भी देखना ज़रूरी होता है। ऐसा होता है? हाँ, बहुत सारी। और कौन सी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो? बच्चों की करती हूँ मैं, बड़ों की करती हूँ। बच्चों में देखा जाए तो अभी ओटिज़म का बहुत रेट बढ़ा है। ओटिज़म एक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल है। उसमें बच्चे को पता है लेकिन पता नहीं है। जैसे हम बुलाते हैं, राज इधर आ जा, राज इधर आ जा, तो उसको पता ही नहीं मुझे बुला रहे, उसको पता भी नहीं है कि मेरा नाम राज है। तो उसके हिसाब से देखे तो उसको बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। उसको ओटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है। तो उसी बच्चे को मैं उस बच्चे के साथ काम करती हूँ। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, जैसे किसी को याद नहीं रहता है, किसी को लिखना नहीं आता है, किसी को सब कॉपी कर लेता है लेकिन पढ़ नहीं पाता है, कैलकुलेशन नहीं आती। उसमें 3 पार्ट है, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और डिसलेक्सिया। इन तीनों को इकट्ठा करके लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। और बच्चों में ये प्रॉब्लम है तो उस पर भी मैं काम करती हूँ कि बच्चे को देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से है, कब से शुरू हुई है, और इसकी एक पैटर्न है सिखाने की, तो उस पर भी मैं काम करती हूँ। और दूसरा है बच्चों का बिहेवियर प्रॉब्लम, जो हम बोलते हैं कि ये तो बहुत तूफानी है, ठीक से बैठता नहीं है, तो ऐसे बच्चों के साथ भी मैं काम करती हूँ। उसमें भी बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम भी होते हैं। पेरेंटिंग प्रॉब्लम पे भी काम करती हूँ, बड़े लोगों के साथ भी काम करती हूँ। तो पेरेंटिंग प्रॉब्लम की वजह से जो बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ओटिज़म वाले और लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों में थोड़ा लंबा टाइम लगता है। लंबा टाइम ठीक मतलब? होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। कभी ठीक होता है, कभी बहुत कम ठीक होता है। 100% ठीक होने का चांसेस भी कम है। कभी हो जाते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन वो फिक्स नहीं है कि ये हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ प्रोसेस तो शुरू ही रखनी है बच्चे के साथ। क्या लोग आराम से अपनी प्रॉब्लम्स बता पाते हैं कि मेरे में ये एक्सेप्टेंस होना कि मेरे को ज़रूरत है हेल्प की, साइकोलॉजिकल हेल्प की? हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं खुद में वो साइकोलॉजिकल कमी की? इतने सारे सब लोग नहीं अभी तक एक्सेप्ट करते हैं। जो कर रहे हैं वो आ रहे हैं, वो खुद ही मुझे गूगल पे ढूंढते हैं या किसी को भी ढूंढते हैं और आते हैं और अपनी बात करते हैं। और कहीं कहीं तो अभी अपना प्रॉब्लम क्या है वो भी ढूंढ के आते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे ओसीडी है, मुझे पर्सनालिटी प्रॉब्लम है। वो सब ढूंढ के, देख के, समझ के आते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सब लोग आते हैं। बहुत 1% समथिंग आते होंगे, लेकिन मैंने देखा नहीं है कितने लोग अवेयर हुए हैं अभी। लेकिन सब लोग अभी अवेयर नहीं है इन सब लेकिन चीज़ों से। अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है। डिस्लेक्सिया पे मूवी बनी है, लोगों ने सामने आके अभिषेक बच्चन को भी शायद डिस्लेक्सिया था, तो काफ़ी लोगों ने आगे आके बोला कि हाँ मुझे भी है, मुझे भी डिप्रेशन है। तो काफ़ी लोगों को अब बोलने में हिचक नहीं होती कि हाँ मुझे भी है। तो अवेयरनेस तो बढ़ रही है, लेकिन शायद इसको एक्सेप्ट करने में और इंडिया को 5 साल या 10 साल लग जाएंगे। क्योंकि वो आते हैं हॉस्पिटल में तब भी बोलते हैं कि किसी को बताना मत, हम यहाँ आए थे। और एक दूसरी बात ये भी है कि लड़कियों में अगर होता है तो बोलते हैं कि मत बताना, हमारी शादी नहीं होगी। तो ये भी है, क्योंकि सामने वाले नहीं समझेंगे तो लड़की का फ्यूचर बिगड़ेगा। तो ये भी एक चीज़ है कि नहीं बताना चाहते। और इसकी वजह से आपके साथ कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहता होगा? नहीं चाहते, कोई मुझे इनविटेशन भी नहीं देते। मैंने आपके साथ पूरा पॉडकास्ट किया, मेरा क्या होगा?
थैंक यू। लेकिन आप तो कनेक्ट की फाउंडर हो मैम। मतलब आप सब समझेंगे कि कनेक्ट की फाउंडर ये सब चीज़ें समझ रही है, तो सब लेडी को समझना है। और ये मैसेज तो मैं बिल्कुल दूंगी कि आप समझ रही हो, सबको समझना ही है ये सब चीज़ें। विमेन में ज़्यादातर साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम्स देखी आपने? ज़्यादातर स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन ज़्यादा होता है डिप्रेशन? उसमें। हाँ, क्या रीजंस? रीजंस कुछ स्वभाव का भी हो सकता है, कुछ इसमें न्यूरोलॉजिकल कोज भी है, सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं है। क्योंकि कुछ जो चीज़ें हम सोचते हैं उसकी वजह से हार्मोनली चेंजेस भी आते हैं। तो हार्मोनली चेंजेस की वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस होना वाजिब है। तो ये चीज़ नहीं कि हमने दवाई ली और ठीक हो गए, ये भी चीज़ नहीं कि हमने थेरापी की और ठीक हो गए। वो दोनों की कहीं कहीं जगह पे ज़रूरत होती है, और दोनों में अलग अलग चीज़ें होती है। कोई थेरापी से ठीक हो जाता है, उसका विल पावर ज़्यादा अच्छा होता है, तो हो सकता है। लेकिन डिप्रेशन में मैं ये भी बोलूँगी कि दवाई लेना उतना ही ज़रूरी है जितना थेरापी करना है, और थेरापी करना उतना ही ज़रूरी है जितना दवाई लेना है। लेकिन ये सब डिप्रेशन और स्ट्रेस है, वो सब होता थॉट की वजह से। हम सोच शुरू करते हैं, एक्सेस थॉट करते हैं, बार बार करते हैं, और बार बार करने की वजह से जो हार्मोनली चेंजेस होते हैं, वहाँ वो कहीं ना कहीं हम जाके फिट हो जाता है। उसको हम स्ट्रेस भी बोलेंगे, एंग्जाइटी भी बोलेंगे, डिप्रेशन भी बोलेंगे, डिपेंड्स ऑन थॉट्स। तो ये थॉट ही है कि बंदे को कहाँ ले जाता है। सोचती बहुत है, हाँ, उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां पाल लेती है। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि समझ लो हमने एक ही चीज़ बार 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 कर दी। लेडी होती है, रोटी कितनी अच्छी बनाती है, तो जितनी ही वो रोटी अच्छी बनाती है, उतना ही अगर वो थॉट ब्रेक करने का सोच लेगी ना, तो वो सबसे अच्छा कर सकती है। लेकिन वो जब फ्री होती है, एक ही थॉट करती है, एक ही चिंता करती है। और हमारा माइंड है ना, रियल है या थॉट है वो पहचानता नहीं, और वो अप्लाई कर देता है। जैसे स्ट्रेस है, उसको कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, तो एक ही चीज़ बार 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 सोचते हैं, तो माइंड बोलता है कि अच्छा यही करना है, और वो अप्लाई हो जाता है। तो माइंड को हमें समझाना है कि ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी ये है। उसमें हम जो अफर्मेशन बोलते हैं ना, वही पॉजिटिव थॉट्स है। लेकिन वो अफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट्स लोग उतना अंदर लेते नहीं, क्योंकि आ ही जाता है। सिक्के की दूसरी साइड पॉजिटिव नेगेटिव थॉट वाली ही है। लेकिन हमें प्रोएक्टिवली, हम एक्टिवली हमारे जो थॉट्स है उसको पॉजिटिव करना होता है, और वो करेंगे तब जाके इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। ये सही है। अच्छा, आपके हिसाब से सुसाइड क्यों करते हैं लोग? सुसाइड एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, और अभी तो बहुत ही बड़ी समस्या है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ा कि एक बंदा जो राजकोट में, छोटा लड़का था, छोटी छोटी चीज़ें थी उसमें उसने सुसाइड कर लिया। उससे भी पहले 1-2 चीज़ें थी। तो एक तो है टॉलरेंस कम हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये मोबाइल, जिसकी वजह से बंदा अकेला रहता है, शेयरिंग कम हो गया है। पेरेंट्स का दोनों का काम करना और ध्यान देना भी कहीं कम हो गया है। जैसे पहले शेयरिंग होता है, उतना अभी बच्चा शेयरिंग नहीं कर रहा है, दोस्तों के साथ शेयरिंग करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और टॉलरेंस तो कम है ही है। उसके सामने कुछ डिमांड्स वगैरह भी बच्चों की बड़ी है। जैसे इसके पास मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, नहीं ले दिया, और फिर ये सब चीज़ें भी उसमें काम करती है। तो सुसाइड के लिए बहुत सारे रीज़न है, लेकिन उनके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर पेरेंट्स अवेयर हो जाएंगे ना, तो कोई बंदा कभी सुसाइड नहीं करेगा। क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ बिहेवियर चेंज होता है। कभी वो साइन देते हैं कि अगर ऐसा हुआ नहीं ना तो मैं मर जाऊँगा। अभी 2 बार 3 बार बोलते हैं, तो लगता है कि कहीं कुछ है, तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अकेला बैठा रहता है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ भी पूछो तो वो बताता नहीं है। खाने में, नींद में फ़र्क पड़ता है, एजुकेशन में, मार्क्स में फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें साइन देता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो अगर हमने साइन पकड़ ली तो बंदा बच गया। तो साइन देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइए कि विमेन जो होती हैं, जो डिप्रेशन में जाती हैं, उनको कैसे पता चले कि वो डिप्रेशन में है? उसके हमारे क्राइटेरिया है ISD-10 और DSM-5। उसके हिसाब से
वो क्राइटेरिया चूज करते हैं कि इसमें से 5 या 6 अपने आप कैसे हाँ पता चलता 5 या 6 होते हैं तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन हम देखना चाहे तो नींद में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, देर से आती है या फिर आती है तो 3-4 बजे जग जाते हो, फिर खाना अच्छा नहीं लगता, वेट कम होता है, मूड नहीं होता है, किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आता है, ये 3-4 चीज़ें भी आ गई समझ में कि अरे कुछ हो रहा है, अगर एक भी आ जाए और आ जाए ना तो उसका इलाज एक तुरंत मैंने हो बहुत जाता है। डिस्टर्बिंग सुना था दीपिका पादुकोण को कि वो बोल रही थी कि मैं अचानक से बैठे बैठे सब लोग मज़े कर रहे हैं सब लोग और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। दैट इज़ अ क्लियर साइन ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा होगा, उसने ध्यान ही नहीं दिया, जब कब लगा उसको एग्जॉस्ट हो गए एकदम। और जब हंस रहे उसको लगा नहीं मुझे हंसना नहीं है, मुझे रोना ही है। और रोना बहुत अच्छी बात है, रोना ही चाहिए। लड़के नहीं रो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि लड़का हूँ थोड़ा रोना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन रोना कैथारसिस है, साइकोलॉजिकल, रोना चाहिए, रो लो ख़त्म, उसके बाद आगे चले जाओ। लेकिन रोते रोते इंसान विक्टिम मोड में नहीं चला जाएगा? नहीं, उसको पता ही होता है, सब रोते हैं ना, सबको एक चीज़ तो पता है, रोने का भी बहुत बड़ा अंदाज है, लेकिन उसका तो बहुत बड़ा पॉडकास्ट होगा। ओके मतलब मैं रोऊंगी तो मुझे चीज़ मिल जाएगी, कई बार रोना उस चीज़ के लिए भी होता है। हाँ, वो जिद्दी बोलते हैं, वो अटेंशन सीकिंग भी बोलते हैं, तो ऐसे होता है रोना। अभी नींद का जो आपने बोला, किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती हो सुबह हिलाने से उठते हो और बहुत खाने को होता है, उसका भी कोई केस होता है क्या? होता है, क्या डिप्रेशन में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिप्रेशन का भी ये सिम्टम्स है, बहुत ज़्यादा नींद आना, अच्छा हाँ, बहुत ज़्यादा खाना, अच्छा हाँ, बैठे हैं वहाँ से खड़े नहीं होना, अच्छा हाँ, तो ये डिप्रेशन का भी सिम्टम्स है कि अच्छा मूड ही नहीं हो रहा है, नहीं जाना है, रहने दो, बस ठीक हूँ, हो जाएगा बाद में, वो डिले करना, प्रोकास्टिनेशन करना, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन है। लेकिन अगर हमारा काम उससे डिले हो रहा है, हम सुबह काम कर रहे हैं लेकिन लग रहा है कि हाँ मैं डिले ही कर रही हूँ, तो वो डिप्रेशन नहीं होके प्रोकास्टिनेशन होता है, तो उसके लिए अलग से काम करना होता है, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन में हम टाल रहे हैं काम को कि छोड़ो नहीं करना है, छोड़ो नहीं करना, तो वो हमारी क्वालिटी पे, हमारे काम पे आएगा, तो नुकसान होता है उसकी वजह से, तो ये भी एक बात है। और दूसरी बात है, जब नींद आती है तो क्वालिटी, वो 3 उसका पैरामीटर है, उस पैरामीटर से नींद नहीं गुजरी है और ठीक से नींद नहीं आई है, तो आपको लग रहा है कि हमें सोना है। ड्रीम एनालिसिस के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या सपने सच होते हैं? कभी कोई सपने सच हो गए कोइंसिडेंसली और हमने मान लिया कि सपने सब सच होते हैं, तो होता होगा, लेकिन सब सच होते हैं ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है। अच्छा, अभी मैंने किसी के साथ बात की थी या पॉडकास्ट किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई कहता है कि किसी ने मुझे कहा कि हम सपने के टाइम पे हम दूसरी दुनिया में घूम के आते हैं। दूसरी दुनिया में घूम के आते हैं ऐसा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी सो जाती है और आपकी सोल, मतलब ये दूसरा एंगल अलग है, दूसरा एंगल है। आपकी साइकोलॉजी इसमें क्या कहते हैं वो मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी सोल घूम के आती है। एक्चुअली ये जो सपने हैं ना वो अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है, जितने सपने आएंगे उतनी नींद शांत होगी, ये एक साइंटिफिक मैटर है। अगर आपको लग रहा है कुछ गंदे सपने आ रहे हैं, वो तो कहीं आपका स्ट्रेसर वगैरह है, वो देखना पड़ेगा। और ड्रीम एनालिसिस में आता है कि क्या आपने सोचा है, क्या किया है, उसके हिसाब से हम सपने को देखेंगे। लेकिन सपना वो गंदी या अच्छी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अच्छी नींद हमें करनी है, बॉन्ड करनी है, तो वो सपना ज़रूरी है। हाँ, सबको आना ज़रूरी नहीं है, किसी को आता है किसी को नहीं आता है। नहीं आता है तो इसका मतलब वो भी नहीं कि इसकी नींद ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है, इसमें कोई नॉर्मल एबनॉर्मल वाली बात नहीं है। और जो आप कह रहे हो कि बॉडी से बाहर जाना, वो एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, वहाँ पे एक अलग ही प्रोसेस होती है। क्या? जो अलग प्रोसेस में आपको हिप्नोथेरापी के अंतर्गत ले जाते हैं और वहाँ जाके आपको आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस करवाते हैं। वहाँ पे आप इसी दुनिया में या आपके पीछे की दुनिया में, जिसको हम
पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं। तो इस लाइफ के पीछे भी आप जा सकते हैं, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बिलीव करते हैं? हाँ, होता है, प्रूव भी हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी यहाँ पे। एक बंदा था जो 8 साल से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में था। उन्होंने अहमदाबाद, भावनगर, बॉम्बे सब जगह दवा ले ली, और दवा का भी एक रोल होता है। डॉक्टर ने बोला कि हमें जो देना था मैंने दे दिया। फिर कहीं से उसको मेरा पता चला और वो आ गए। फिर मैंने देखा कि क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। फिर बहुत सारी उसकी हिस्ट्री ली। हिस्ट्री में देखा कि इस टाइम का तो कुछ है नहीं, और जो है वो सबने डील तो किया हुआ है, अभी मेरे पास क्या बचा। तो फिर मैंने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। तो उसके एक ही प्रश्न नहीं थे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ही नहीं था, उसका हेडेक भी था। तो हेडेक का था कि वो कहीं ऑस्ट्रिया में उसका जन्म हुआ था, वहाँ पे 15 साल का था। वो क्रिकेट खेलता खेलता उसके सर पे बॉल लग गया और वो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। और वो उसी वक्त जब मैं उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रही थी तो मैं अकेली थी रूम में, और फिर मैंने अपने हेल्पर को भी बुलाया, क्योंकि वो पूरा कूद रहा था, उसका बॉडी सीरियसली एकदम से। हाँ, तो मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ी कि उसको शांत करो, क्योंकि कहीं वो गिर गया तो चेयर से, तो उतना बहुत ही दर्द हो रहा था। तो वहाँ जाके उसका रीप्रोग्रामिंग किया, तो सर दर्द उसका ठीक हुआ। और कहीं एक जगह पे उस पे चोरी का आरोप लगा हुआ था, वहाँ से वो ओसीडी लेके चले थे, तो वो ओसीडी का भी रीप्रोग्रामिंग किया। और अभी जो बंदा 6 साल से कुछ काम नहीं कर रहा था, अभी वो पर मंथ 1 लाख कमा रहा है। और ऑलवेज वो मुझे बोलता है कि ये नहीं होता तो मेरा क्या होता, क्योंकि वो ब्रश करने उठता था, यहाँ से खड़े होके बेसिन तक जाते जाते 2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि वो 1000 काउंट करता था और फिर बेसिन के पास जाता था, 1000 काउंट तक ब्रश करता था, 1000 काउंट तक वो अपना कंघी करता था। तो समझ लो वो बंदा बहुत ही प्रॉब्लम में था। और अभी मैंने उसके 6 या 7 सेशन लिए। ही इज़ वेरी नाइस नाउ। अभी जैसे मुझे है ना, मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में किसी से बात की थी, मुझे ना कुत्तों से बहुत डर लगता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? कहीं ना कहीं कंडीशनिंग हुई है मैम। कहीं आप छोटे थे जब आपके पीछे कहीं कुत्ते पड़े होंगे, या फिर आपने नहीं एक्सपीरियंस किया, किसी का देखा होगा, और आपका माइंड में सुना भी होगा। और कंडीशनिंग, कुछ चीजें कंडीशनिंग से चलती है। पालतू कुत्ता था, उसको उसने काट लिया। हाँ, किसी को काट लिया। हाँ, उसके ओनर को काट लिया। वो मेरे बाजू में ही रहता था, तो वहाँ पे सुना था, एंड तब से मुझे डर लगता है। तो इसका साइकोथेरापी और रिप्रोग्रामिंग किया जा सकता है, और ये डर निकल सकता है। डर मुझे बहुत ही कंडीशनिंग होता है। मुझे भूत से भी डर लगता है, तो वो तो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। बिलीफ है, वो कहीं ना कहीं सुना है। देखो, एक चीज़ है कि जैसे हम जीना शुरू करते हैं, बिलीफ से करते हैं, कंडीशनिंग से करते हैं। पावलोव ने प्रयोग किया था, आपको पता होगा, कि एक कुत्ता है, उसको पहले बार घंटी बजाते हैं और उसको खाना देते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं, वापस घंटी बजा के खाना देते हैं। तो ये कंडीशनिंग का है। तो उसको लगा कि घंटी बजेगी और मुझे खाना मिलेगा, है ना। तो फिर जब भी घंटी बजती थी, खाना नहीं देते थे, फिर भी उसके मुंह से सलाइवा आ जाती थी। दिस इज अ कंडीशनिंग। और बहुत सारी हमारी लाइफ में कंडीशनिंग होती है। जैसे हम बाहर से निकलते हैं और बेल सुनाई दिया हमने, तो हमें लगता है कि हाँ, स्कूल में छुट्टी हुई, या मंदिर से निकले कि हाँ, किसी ने बेल लगाया। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशनिंग हो जाती है। वाओ, दिस मेक्स सो मच सेंस। हाँ, तो वो कंडीशनिंग हम रिप्रोग्रामिंग अपने आप भी कर सकते हैं, एंड आप साइकोलॉजिस्ट की सलाह से भी कर सकते हैं। और वो कंडीशनिंग हमारी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बहुत इजीली जो हम नहीं कर पाते वो करवा देते हैं। और बिलीफ भी है बहुत सारी जगह पे। क्या बात है। जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे साथ बिलीफ भी चलती है। जैसे एक केस यहाँ पे भी मैं बोलूँगी। एक लेडी है जो अभी उसको ऑब्सेशन लग गया है, किसी चीज़ को छूती है तो बोलती है कि ये गंदा है, ये गंदा हो जाएगा। फिर मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि जब वो छोटी थी तो उसकी नानी, वो मेंसेस टाइम का टाइम वो पालना बोलते हैं कि छूना नहीं है वो सब। तो वो बड़ी होती होती ससुराल में आई। ससुराल में कुछ अलग नियम था कि जिसको दिया करना है वो कर लेंगे, आपको अपना काम करना है। तो उसको लगा कि अरे,
वहाँ पे पाप लगता था, यहाँ पे नहीं लगता है। तो ये बिलीफ उसकी वहाँ पे ब्रेक हुई। फिर ये बिलीफ चेंज किया और उसके बाद उसको अभी ओसीडी नहीं है। शी इज़ राइट नाउ वेरी नाइस। तो ये बिलीफ भी ऐसे अपने आप में पाल भी लेते हैं। हाँ, पाल लेते हैं, पाली ही जाती है ओसीडी, है पाली ही जाती है, क्योंकि हम मानते हैं कि मेरा हाथ गंदा है, धोना है। कोरोना में ऐसे ही हुआ था ना, सब हाथ धोते थे, धोते धोते सबको ओसीडी लग गई, अरे अभी गंदा है, अभी गंदा है। और ओसीडी बहुत सारे टाइप की होती है, लॉक चेक करना, फिर मुझे बहुत ज़्यादा है ये चीज़। आप देख मैं लो। 3 बार देखती हूँ लॉक को कि बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार मैं एक बात पूछूं, आपको चेक करना नहीं हुआ, जैसे समझ लो आप जल्दी कोई में प्रॉब्लम 3 नहीं बार, हाँ, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये सेफ्टी की बात है, हाँ। ओसीडी नहीं है। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं आपके साथ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे जानने में नई नई चीज़ें। थैंक यू मैम। आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड्स, अगर सजेसिव बंदा है तो यूं चला जाएगा, यूं चला जाएगा। एक 2-3 सजेशन देते हैं, उसी वक्त पहली ही प्रोसेस में चले जाते हैं। आपने कहा कि ओसीडी पाला जाता है, ऐसी और कौन सी बीमारियां हैं दिमाग की जो हम पालते हैं? एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूँगी सब बीमारियां हम पालते हैं। क्या बात है? एवरीथिंग इज साइकोसोमेटिक्स। जैसे ही सोच चलती है, सोच के साथ साथ हमारी बीमारियां चलती हैं। अभी मैंने एक रिसर्च किया था 20 लेडी पे जो 220 कैंसर की थी, और मैंने उसके साथ जब बातें करी तो पता चला कि इमोशनल स्टक की वजह से उन्होंने कैंसर पाल लिया था। तो अभी जब कैंसर भी पाला जा सकता है तो और सभी चीज़, जो एक्सीडेंट हुआ और फिर हड्डी टूट गई वो अलग बात है, लेकिन जो सब चीज़ें इमोशन से कनेक्टेड है वो सब पाली गई है। अगर हम अवेयर रहें हमारे थॉट पे और हम सोचे कि ये थॉट करना है या नहीं करना है, ये थॉट से हमारी लाइफ कहाँ पे बिगड़ रही है, अगर ये हम समझ रहे हैं तो हम पहले से ही अपने वो सब चीज़ों में कंट्रोल कर सकते हैं। अपने पे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को भी हम समझा सकते हैं कि ये करो, इसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। सोच ही है, मैं सोच पे ही ज़्यादा काम करती हूँ, तो मैं बताऊँगी सोच ही है कि आप जिसको भी ठीक होना है वो अपनी सोच पे काम करना शुरू कर दे। ना ही गुस्सा आएगा, ना ही स्ट्रेस आएगा, ना ही डिप्रेशन आएगा, ना ही कैंसर होगा, ना ही कुछ होगा। मैंने पीसीओडी भी सोच की कंसल्ट ही एकदम क्योर किया है। ये भी मेरा एक मतलब ऐतिहासिक था वो, क्योंकि पहली लड़की थी जिन्होंने सोच और अफर्मेशन के साथ साथ उसने पीसीओडी ख़त्म किया था। ओके। एंड एक बात बताइए कि जब भी कोई आपके पास बंदा आता है, बंदी आती है, वो कहे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आप मान लेते हो या फिर आप उसको टेस्ट करते हो एंड फिर उसके बाद आप उसमें एनालिसिस करते हो और कुछ और नया निकल के आता है, तो वो बंदा मान लेता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है? हाँ, बताना पड़ता है कि पहले तो जो बोलते हैं ना उसके हिसाब से बहुत ही लंबी हिस्ट्री होती है कि ये सोच रहा है तो उसके आसपास क्या क्या चीज़ है, हिस्ट्री लेनी होती है। उसके हिसाब से जो जो चीज़ें हैं उसको बताना है कि आप बोल रहे हो डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन एक भी ही नहीं है, यहाँ पे आपका थोड़ा एंग्जाइटी का भी है, थोड़ा सोच का भी है, थोड़ा बिलीफ का भी है। तो वो सब हम बताते हैं। कैसे बताते हैं? उन्होंने जो दिया है उसी के हिसाब से वही रेफरेंस लेके हम बोलते हैं कि देखो ये चीज़ें आपको लग रही है, लंबे टाइम से लग रही है, तो इसमें भी आपको काम करना है। फिर उसको लग रहा है कि हाँ ये सही है, लगता ही है, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी ली जाती है, हमें ट्रेनिंग ही यही दी जाती है कि कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे पूछने हैं और क्या हमें चीज़ें चाहिए वही निकालनी है। तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से हम बंदे की सब चीज़ें जो प्रॉब्लम है वो निकाल देते हैं। आपने किसी को आपका क्राफ्ट गलत तरीके से यूज़ करते देखा है? हिप्नोथेरेपी और हाँ, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। क्या गलत यूज़ होता है? वैसे आता नहीं है और हम करते हैं, ऐसा करके भी कर लेते हैं। वैसे जैसे सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, यहाँ पे भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और काउंसलिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं काउंसलिंग करूँ तो मैं
प्लस और माइनस बताऊंगी कि ये करो या ये करो, ये दोनों में ये चीज़ें हैं। काउंसलिंग में मैं अपनी राय नहीं दे सकती कि ठीक है आप टीचर ही बन जाओ, आप डॉक्टर ही बन जाओ, ये गलत काउंसलिंग है। और अभी ये सब चल रहा है, बहुत चल रहा है, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी है। काउंसलिंग मतलब ये है कि उनको क्या चाहिए वो रास्ता दिखाना है, मेरी राय उस पर नहीं थोपनी है। थेरापी मतलब उसका जो प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से काम करना मतलब करियर काउंसलिंग में भी आप हेल्प करते हो? हाँ, करियर काउंसलिंग में करती हूँ। कैसे? उसका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में उसकी पर्सनालिटी दिखती है कि ये चीज़ें हैं, ये कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसके स्कोर होते हैं 100 to 80, 100 to 75, 100 to 30। तो उसको बताते हैं कि यहाँ पे 18 का स्कोर है, ये आपकी एबिलिटी है। लेकिन वो सही क्वेश्चंस का आंसर ना दे तो उसको पता ही नहीं वो आंसर्स क्या हैं। तो वैसे बहुत ही फॉर्म किए हुए और अच्छी तरीके से चेक करके ये बनाते हैं। हाँ, बच्चे होते हैं। 9th के बाद में लेती हूँ, उससे छोटे बच्चे नहीं करते। और यहाँ पे मेरी बेटी 8th में है, हाँ, 9th में उसको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। हाँ, वो कर सकती है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है। क्वेश्चन ही ऐसे होता है कि उसको समझाते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से लिखो। एंड ये ऑनलाइन करते हो? ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। हाँ, सब। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी? वो नहीं होता है, वो नहीं करती हूँ। वो होता होगा लेकिन मैं नहीं करती। मैं क्योंकि कई जगह पे मैं सिर्फ क्वालिटी पे ही काम करती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच नीता जी, आपसे बात करके बहुत बहुत मज़ा आया। मैंने आपको बहुत बार मिली हूँ भावनगर में और मैं दिल से कह रही हूँ, लेकिन आप कितने लर्नेड हो, आपको कितनी नॉलेज है, ये आज मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया। आपके चेहरे के पीछे की जो इंटेलिजेंस है वो मुझे आज पता चली, आज देखने मिली, और आज मैं आपको अलग तरीके से रिस्पेक्ट करना शुरू कर रही हूँ, और ये मैं दिल से कह रही हूँ। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इनके पास जाइए अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई की स्ट्रेस है, एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस है, उसकी करियर काउंसलिंग, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है इनके साथ आज कि हाँ, शी इज़ नॉलेजेबल, शी इज़ जेन्युइन, एंड वो सीरियसली हेल्प कर सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।